भारत का एक पड़ोसी जो कि सबसे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और फर्स्ट होने हो सकती है जल्दी ही यूएस को पीछे छोड़कर वो दुनिया की सबसे फर्स्ट इकोनॉमी भी बन सकती है। तो उसके यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आना सबके लिए एक खतरनाक सिग्नल हो सकता है। कोरोना के बाद सभी देशों की इकोनॉमी एक तरह से डगमगा गई है और ऐसे में चाइना से ऐसी खबर आना कि वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है या आ चुका है, ये बात कितनी खतरनाक हो सकती है, ये बात कितनी अम, बुरी खबर हो सकती है भारत के लिए और वर्ल्ड के लिए। इसको जानने के लिए उससे पहले जानते हैं कि क्या है इकोनॉमिक क्राइसिस चाइना में और ये कैसे आया वहां पर। ये क्या क्या हुआ कि वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले वहाँ पर जो रीज़न है उसके इकोनॉमिक क्राइसिस के और क्या है वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस, आइए उसको देखते हैं। वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आया है रियल एस्टेट की वजह से। रियल एस्टेट में बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने घर बनाए और वो घर डिलीवर करते थे, लेकिन ये पूरा लूप जो है ये सब फाइनेंसिंग पर चलता है। लोन बैंक से फाइनेंसिंग होती है और बिल्डर्स घर बना के देते हैं और लोग खरीदते हैं उन अपार्टमेंट्स को या घर को। लेकिन चाइना में क्या है कि वहाँ पर जो स्टेट की जो जमीन होती है, जो जहाँ पर घर बनाया जाता है या अपार्टमेंट बनाया जाता है, वो लीज पर ही ली जा सकती है। इसका मतलब कि आप जमीन खरीद कर खुद का घर नहीं बना सकते, ये सारी जमीन लीज पर ली जाती है। मतलब कि ये सारी जमीनें जो है वो बिल्डर्स को दी जाती हैं। बिल्डर्स घर वहाँ पर घर बनाते हैं फिर उसको अपार्टमेंट्स या घर बना के उन लोगों को देते हैं। तो एक दौर था सब 70s 80s में चाइना में, ये दौर शुरू हुआ कि वहाँ पर रियल एस्टेट में बूम आने लगा और सभी लोग अ, इस दौड़ में जुड़ गए। तो क्या होता है कि वहाँ पर जब ये दौर शुरू होता है तो एकदम से एक उबाल आता है वहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंसिंग सेक्टर में। बैंक लोन और मॉर्गेज में इतने चेंजेस कर दिए गए कि वहाँ पर आसानी से लोन होने लगा। तो एक तरह से जो होम बायर्स थे उनकी संख्या बढ़ने लगी तो इस फील्ड में बहुत बूम आने लगा। जैसे कि ये सारा बूम इंडिया में भी आया और कहीं और कई देशों में भी आया, लेकिन वो एक अ, वास्तविक सिचुएशन से जो रियलिटी होती है उसके कहीं आसपास ही था। लेकिन चाइना में ये बूम बहुत ही अलग तरीके से आया, इसको लोगों ने एक बिजनेस बना लिया। तो लोग घर खरीदने लगे और कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद, 2-3 साल बाद उस अपार्टमेंट को दुगनी कीमत या तिगनी कीमत पर बेचने लगे। तो जो जो घरों की और अपार्टमेंट्स की जो प्राइस थी वो इन्फ्लेशन के इन्फ्लेटेड होने लग गई। जो रियलिटी है रियलिटी नहीं रही। जो घर की और अपार्टमेंट्स की जो कीमत है वो जब रियलिटी नहीं रहती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। या तो प्रॉब्लम अभी आएगी या कुछ दिनों बाद आएगी। तो क्या लगा कि लोग इतने ज़रूरत से ज़्यादा अपार्टमेंट्स खरीदने लगे। और मिडिल क्लास जो है वो बैंक से लोन उठाने लगा, आसानी से लोन मिलने लगे। तो एक लूप स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारी कंपनियां जैसे एवरग्रांडे जैसी कंपनियां आकर घर बनाने लगी। तो वहाँ पर घोस्ट टाउन जैसी सिचुएशन आने लगी। घोस्ट टाउन के बारे में हम बात करेंगे। और बिल्डर्स घर बनाकर डिलीवरी भी नहीं करने लगे। और फिर जब बिल्डर्स ने घर बनाकर डिलीवरी करना बंद कर दिया तो अब सिचुएशन आ गई कि जो बायर्स हैं जिन्होंने घर लोन पे लिए थे उनको घर नहीं मिले तो उन्होंने पे करना बंद कर दिया। इन सारे पॉइंट्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एवरग्रांडे क्या है। वहाँ पर बहुत सारे बिल्डर्स कंपनियां हैं, लेकिन एवरग्रांडे इज वन ऑफ देम हु इज सपोर्टेड बाय चाइनीज गवर्नमेंट। वहाँ पर उनको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई चाइनीज गवर्नमेंट की द्वारा कि जो जमीन लीज पर इन्होंने ली थी वो उनको आसानी से मिलने लगे। तो एवरग्रांडे वहाँ पर इतना बड़ा हो गया कि वो अ, विदेशों से भी पैसा लेने लग गए। जैसे बड़े बड़े ग्रुप, एसमोर ग्रुप, ब्लैक रॉक, आईएनसी, एफआईएल एलटीडी, यूबीएस ग्रुप जो कि स्विस बैंक भी है, एंड अलायंस एसई, ये सारे बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप जो है इन्होंने भी एवरग्रांडे को लोन देना स्टार्ट कर दिया। तो एक लूप स्टार्ट हो गया।
एक जमीन लीज पर ली गवर्नमेंट से और लोगों को प्रॉमिस किया कि यहाँ पर 10,000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, आप हमें लोन दो। और उससे भी पहले उन्होंने लोन लेना स्टार्ट कर दिया बैंक से और बाहर 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 की बैंक से भी। तो एक 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 विशियस साइकिल स्टार्ट हो गया। लेकिन ये सब ठीक था, ये इतना नुकसानदायक नहीं था। अगर ये कंटिन्यू रहता तो भी इसमें एक प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पैसा बाहर से मिल रहा है, तुम मकान बना के दे रहे हो और तुम जो बायर्स हैं उनको मकान डिलीवर कर रहे हो, तो ये तो ठीक था। लेकिन क्या होता है कि जो एवरग्रांडे है, इन्होंने इस पैसे को अ, मकानों में या जो बिल्डिंग्स बनाने में नहीं लगाया, इन्होंने इस पैसे को और भारी चीजों में लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि टेस्ला जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की फील्ड में सबसे अच्छा करने लगी, तो चाइना में एवरग्रांडे ने भी ऐसा एडवेंचर किया जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना शुरू किया। तो जो पैसा बिल्डिंग बनाने में यूज करना था, उसको उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में यूज करना शुरू कर दिया। तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में वो पैसा शुरू किया, तो जो बिल्डिंग्स बनानी थी वो नहीं बन पाई। तो एक वहां पर डिले होना स्टार्ट हो गया, और उधर जो पैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में लगाया था, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी, जो कि बिल्कुल बुरी तरह से फेल हो गया। तो उधर वो जो पैसा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में यूज किया वो फेल हो गया, और इधर बिल्डिंग्स बनाने में डिलीवरी में देर होने लग गई। तो जो लोग हैं वो परेशान होने लग गए, क्योंकि जब डिलीवरी नहीं होती है तो लोग परेशान होने लग गए, और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए लास्ट ईयर 2021 में, लेकिन इस बात को दबा दिया गया। चाइनीज ऑफिशियल्स ने बोला सब चंगा सी, यहाँ पे सब ठीक है, आप अपने काम से काम रखो, हमारे काम में अड़ंगा मत दो। तो वो बात वहाँ पे खत्म हो गई, और बाहरी जो इन्वेस्टर्स थे लाइक एसमोर ग्रुप, ब्लैक रॉक, यूबीएस ग्रुप, स्विस बैंक, ये सब जो इन्वेस्टर थे वो परेशान होना शुरू हो गए, और इन्होंने प्रेशर बनाना स्टार्ट किया कि हमारा पैसा वापस करो, जो कि एक्सीडेड $300 बिलियन। तो अब बात करें, तो एक तो ये बात हो गई, अब बात करते हैं चाइनीज घोस्ट सिटीज की। क्या है चाइनीज घोस्ट सिटी? तो जैसे जैसे ये सब दौर बढ़ता गया 70s 80s में, तो अब तक तो ये सारे काम इसलिए हो रहे थे क्योंकि उनको ज़रूरत थी। एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, फिर ग्रोथ हो रही थी कंट्री की, और ज़रूरत थी लोगों को घर के लिए, घर में रहने के लिए घर की ज़रूरत थी। तो लोग इस तरह बनाते, लेकिन लेकिन धीरे धीरे एक बिजनेस बन गया, और वहाँ पर ऐसे सिटीज बन गए, जो शहर से दूर दूर एक प्रॉपर बड़े बड़े सिटीज बना दिए गए, जो कि ज़रूरत ही नहीं है जिनकी। मतलब कि सच में ऐसे सिटी बन गए जो यूज्ड ही नहीं है। ये बिल्डिंग यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये बनी हुई बिल्डिंग्स हैं, जो कि डिलीवर्ड हैं, ऑलरेडी बनी हुई बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर कोई नहीं रहता, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना के रख दी हैं, और उन पर कोई रहता नहीं है। तो आप सोचो क्या होगा इसका। मतलब उन्होंने ऐसा किया कि एक एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि लोग लोग घर खरीदने लग गए, क्योंकि उनको इसमें दिखने लगा कि ये एक फायदे का सौदा है। तो उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये सब बनाना शुरू कर दिया, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनको जो घर हैं वो इतने एक्स्ट्रा घर हो गए कि उनको उनमें रहने रहने के लिए कोई कोई नहीं था। ये आप देख रहे हैं कि ये एक बिल्डिंग है जिसमें यहाँ पे कोई रहने के लिए नहीं है। ये बड़े बड़े टाउन्स बना दिए जहाँ पर कोई रहने वाला ही नहीं है। आप देख रहे हैं पूरा एरिया खाली पड़ा है, और ये डिलीवर्ड टाउन है। एक यूरोपियन तर्ज पर ये मकान बनाते हैं, पूरी स्काई स्क्रैपर बनाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर रहने के लिए कोई नहीं है। तो ये जो सिचुएशन आने लगी कि वहाँ पर कोई रह नहीं रहा, और मकान और अपार्टमेंट ऑलरेडी वहाँ पर है। तो जो सप्लाई और डिमांड वाली जो सिचुएशन थी वो ओवरफ्लो हो गई। जो सप्लाई थी वो ज़्यादा थी, डिमांड थी वो कम होने लग गई। ऐसा हर जगह होता है, सप्लाई डिमांड का हर जगह लागू होता है ये प्रिंसिपल। तो क्या हुआ कि क्योंकि रेंट पे अगर दोगे, तो रेंट वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रेंट कुछ नहीं आता है। रेंट वहाँ पर कोई जितने की, क्योंकि बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स की, अपार्टमेंट्स की जो कीमत थी वो उससे ज़्यादा थी। मतलब जो रियल वैल्यू थी वो तो कुछ और ही थी, लेकिन जो इन्फ्लेटेड वैल्यू थी
जिस कीमत पर उन्होंने उसको खरीदा था और जितना वो रेंट दे सकते थे, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। तो कोई रेंट पर उसको देना ही नहीं चाहता उस अपार्टमेंट को। ये सब जानने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं चाइनीज़ घोस्ट सिटीज़, और उसके बारे में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जो सिटीज़ हैं वो एक्स्ट्रा हो गए। तो इसके बाद जो थर्ड रीज़न है वो है बायर्स नॉट पेइंग इंस्टॉलमेंट्स। जब डिलीवरी होना डिले हो गई, क्योंकि एवरग्रांडे जैसी कंपनियों ने जो पैसा, लोन का जो पैसा उनके पास आया था वो कहीं और लगा दिया। इन प्रोजेक्ट्स पे ना लगा के उन्होंने उस पैसे को इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में लगा दिया। तो अगर उसमें लगा दिया तो डिले होना स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी डिले होना स्टार्ट हो गया। अगर डिले होना स्टार्ट हो गया तो बायर्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही पैसा दे चुके थे और वो मंथली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे, जबकि उनको कोई भी अपार्टमेंट डिलीवर नहीं हुआ था अभी तक। तो ऐसी सिचुएशन में वो प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं निकला। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स उनको मार मार के भगाने लगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं आई। गवर्नमेंट ने सबको विश्वास दिलाया कि ये सबसे वो गवर्नमेंट हेल्प करेगी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो उनका भरोसा गवर्नमेंट से टूट गया और उन्होंने बैंक को इंस्टॉलमेंट्स देना बंद कर दिया। ऐसी सिचुएशन में जब बैंक को पैसा देना बंद कर देते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब ये एक साइकिल है, फाइनेंशियल साइकिल, जब ये साइकिल टूट जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब बैंक को पैसा जाना बंद हो गया तो 30% रियल एस्टेट का जो साइकिल है पैसे का, वो रुक गया। अगर वो रुकता है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस वजह से पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो गया चाइना में। और इसका क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं इसमें। और जब बड़ी बड़ी कंपनियों में ओवरऑल दुनिया में क्राइसिस आता है तो वो इंडिया में भी आएगा। थोड़ा बहुत छींटे तो पड़ेंगे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल अलग तरह से काम करती है, तो शायद मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, पर दुनिया पर फर्क बहुत पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग चर्चा विद एन के शर्मा। और ऐसा ही कंटेंट पाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।